कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान। मैं आर एस प्रसाद सर। आज आप लोगों को भूगोल का पार्ट 3 भारत की जलवायु कराने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं इस पार्ट में क्या कर दिया हूँ। पहले इसके कुछ मुख्य अंश देखते हैं क्या दिया है। चलो देखते हैं। ये पहला है आपका मौसम की विविधता हमारे देश को विशिष्टता प्रदान करती है, यानी विभिन्न प्रकार के मौसम जो है वो इसको विशिष्टता प्रदान करती है। दूसरा नंबर है हमारे देश की कृषि मानसून से पूरी तरह प्रभावित है। अगला नंबर है मेघालय के एक दिन की बारिश राजस्थान के जैसलमेर के 10 साल की बारिश के बराबर होती है, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ बारिश होती है मेघालय में। अगला है जम्मू कश्मीर राज्य की द्रास नामक जगह का रात में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडलीय दशा में ताप, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, बादल और वर्षा आते हैं। एक दिन के न्यूनतम व अधिकतम ताप के आंकड़े को जोड़कर 2 से भाग देने पर उस दिन का औसत ताप ज्ञात होता है। उत्तरी गोलार्ध में 39% जल और दक्षिणी गोलार्ध में 71% जल है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें साल भर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। सूर्य ताप का वितरण अक्षांशों द्वारा निर्धारित होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 अंश अक्ष या 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है। ये बहुत अच्छी तरह से याद करना है, ये संख्या बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है। यह है पार्थिव विकिरण का सबसे ज्यादा प्रभाव वायुमंडल के तापमान पर पड़ता है। 165 मीटर पर औसतन 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है, मतलब ऊपर जाने पर इतना ताप घट जाता है। धरातल में जैसे जैसे ऊंचे स्थानों पर जाएं, वैसे वैसे वहां हवा विरल होती जाती है। दोपहर 12 बजे सूर्य को सूर्य से ज्यादा उष्मा मिलती है, लेकिन लगभग 2 बजे ज्यादा गर्म लगती है। जब ताप अधिक होता है तो वायुदाब कम होता है। निम्न वायुदाब का अर्थ होता है वहां की हवाओं का विरल होना। 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती हैं, मतलब यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है। जून से सितंबर तक होने वाली वर्षा मानसूनी वर्षा कहलाती है। छत्तीसगढ़ में अरब सागरीय मानसून शाखा से वर्षा होती है। राजस्थान का अरावली पर्वत मानसून हवाओं के समांतर पड़ता है, इसलिए यहाँ बारिश नहीं हो पाती है। अल नीनो का प्रभाव मानसून की गति पर पड़ता है। चलते हैं कुछ विकल्पों की तरफ देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1 है सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं बच्चों? विषुवत रेखा पर। ये विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। नंबर 2 कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है? तो ये 2 भागों में बांटती है बच्चों। नंबर 3 है 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कितने प्रति मीटर की ऊंचाई पर घटता है? ये बहुत ज्यादा याद करना बच्चों, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये है आपका 165 मीटर पर। 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप घट जाता है। वायुमंडल दाब का संबंध होता है, ताप से होता है, हवा से होता है, आर्द्रता से होता है या वात से होता है। तो वायुमंडल दाब का संबंध कैसे होता है बच्चों? ताप से होता है। ये नंबर 5 है किस तिथि को सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकता है? ये भी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो ये है 21 जून को। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलते हैं इसमें। तो सबसे पहले है प्रत्येक वर्ष वर्षा लाने वाली हवाओं को कहा जाता है या कहा जाने लगा। ये मानसून होता है बच्चों, ध्यान रखना। मानसून, यहाँ पर मानसून भरा जाएगा। नंबर 2 है अरब सागरीय मानसून की शाखा सबसे पहले भारत के से टकराकर पश्चिमी तटीय मैदान में खूब वर्षा करती है। ये है पश्चिमी घाट। क्या चीज है बच्चों? ये पश्चिमी घाट है। चलिए नंबर 3 है में दुनिया की सर्वाधिक वर्षा होती है। कहाँ होती है? मासिनराम है।
तो बच्चों ध्यान रखना, ये नाम जरूरी याद रखना, मासिनराम। मासिनराम में सबसे ज्यादा दुनिया की वर्षा होती है। नंबर 4 है की घटना घटने पर भारत का मानसून कमजोर होता है। तो एल नीनो, क्या नाम है इसका? एल नीनो। चलिए नंबर 5 देखते हैं। ताप के बढ़ने के कारण हिमनद हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? सिकुड़ रहे हैं, यानी घटते जा रहे हैं बच्चे, पिघल के कम हो जाते हैं, तो सिकुड़ रहे हैं। अगला है नंबर 6, किसी विशेष स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा कहलाती है। ये मौसम कहलाती है, मौसम। नंबर 7 है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में यहाँ क्या होता है? अधिक, और ध्रुवों पर सबसे कम ताप पाया जाता है। ये कम ताप होता है, पाया जाता है। ध्यान रखना, जो भूमध्य रेखा में क्षेत्र में है वो अधिक ताप होता है और ध्रुवों पर सबसे कम ताप पाया जाता है। नंबर 8 पे चलते हैं। सर्दी और गर्मी के महीनों में औसत तापमान के अंतर का कम होना जलवायु में होता है। ये कौन सी में होता है? सम जलवायु में होता है ये। अगला है पवन, यहाँ आएगा। पवन सदैव उच्च वायु दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब, यानी जहाँ अधिक दाब है उधर से कम दाब की ओर चलती है। नंबर 10 आ रहा है। 1 जून के लगभग मानसून सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? केरल तट पर। तो ध्यान रखना बच्चों, ये केरल तट है, केरल तट पे ये पहुंचता है। चलिए प्रश्न आ रहा अगला। दैनिक, मासिक और वार्षिक औसत तापमान निकालने का सूत्र बताइए। तो सबसे पहले ये उत्तर है इसका। दैनिक औसत तापमान क्या होता है? दिन का न्यूनतम तापमान और प्लस अधिकतम तापमान और बटे 2 कर देंगे। मासिक का औसत तापमान क्या होता है? प्रत्येक माह के प्रत्येक दिन का औसत तापमान का योग, और उसको भाग करेंगे 30 से या 31 दिन से। अब वार्षिक औसत तापमान क्या होता है? 12 माह का औसत ताप का योग लेंगे और फिर 12 से भाग कर देंगे, तो ये वार्षिक औसत तापमान निकल जाएगा। चलिए यहाँ कुछ देख लेते हैं बच्चों, क्या है ये। निम्नलिखित तालिकाएं को भरिए, यानी रायपुर के अनुसार चल रहा है ये। तो ये तापमान दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड में और वर्षा दी है मिलीमीटर में। तो ध्यान रखना, जनवरी में ये 20 डिग्री है, वर्षा 0 हुई है। फरवरी में 24 डिग्री है, वर्षा 0 हुई है। मार्च में 28 डिग्री है, वर्षा 0 हुई है। अप्रैल में 32 डिग्री है, वर्षा 0 हुई है। मई में 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, वर्षा 2 सेंटीमीटर हुई है। और जून में 35 डिग्री हो गया तो वर्षा 10 डिग्री हुई। जुलाई में 32 डिग्री हो गया तो वर्षा 20 मिलीमीटर हो गई। अगस्त में 27 हो गया, वर्षा 30 मिलीमीटर हो गई। सितंबर में 28 हो गया, फिर 35 मिलीमीटर वर्षा हुई। अक्टूबर में 27 हो गया टेम्परेचर और वर्षा 5 मिलीमीटर हो गई। नवंबर में 23 हो गया तापमान और वर्षा 1 मिलीमीटर हुई। दिसंबर में 20 डिग्री हो गया तापमान और वर्षा 2 मिलीमीटर थी। अब अगला प्रश्न है इसमें, हमारे यहाँ किस महीने में सबसे ज्यादा वर्षा होती है और क्यों? तो ये चार्ट को देख करके ही बताना है। तो उत्तर है बच्चों, हमारे यहाँ सितंबर माह में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने के कारण वर्षा अधिक होती है। देखो बच्चों, ये है किस महीने का बताया गया? सितंबर माह में। तो ये सितंबर में देखिए, ये दिया हुआ है आपको 35 दिया हुआ, सबसे ज्यादा है यहाँ पर। अगला प्रश्न, वर्षा होने पर आपके आसपास क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो ये उत्तर है, वर्षा होने पर नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, तालाब जल से लबालब भर जाते हैं, वातावरण में ठंडक आ जाती है, यानी नमी उत्पन्न हो जाती है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत 8:04 उत्तर अक्षांश से 27:06 उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है।
कर्क वृत्त इसके मध्य से गुजरता है, अतः देश के दक्षिणी भाग में उष्ण मानसूनी तथा उत्तरी भाग में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। विभिन्न स्थानों के तापमान में भी अंतर पाया जाता है। नंबर 2 है पर्वतों की स्थिति। हिमालय पर्वत के पश्चिम में पूर्व फैले होने के कारण उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं से भारत की ठंड से रक्षा करता है, वहीं मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा में सहायक है। इस प्रकार पर्वत जलवायु को प्रभावित करता है। नंबर 3 है जेट पवनों का प्रवाह। ऊपरी क्षोभ मंडल में चलने वाली पछुआ व पूर्वी वायुधारा का भारत की जलवायु पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। नंबर 4 है तापमान व वायुमंडल का वितरण। ये उत्तर भारत के मैदान व प्रायद्वीप भारत का उत्तर मध्य भाग ग्रीष्म में बहुत अधिक गर्म हो जाता है, फलतः यहाँ न्यून वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है और मानसूनी पवनें वर्षा उत्पन्न करती हैं। शीत ऋतु में यह भाग उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, फलतः थल एवं जल की ओर शुष्क पवनें चलने लगती है। नंबर 5 है समुद्र तल से ऊंचाई तथा समुद्र तट से दूरी। धरातल से क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा तक तापमान प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। अधिक ऊंचे स्थान पर मैदानी स्थानों की अपेक्षा ठंडे रहते हैं। इसी प्रकार जो स्थान समुद्र तट से दूर होते हैं उनकी जलवायु अधिक विषम तथा निकट वाले स्थानों की जलवायु सम होती है। नंबर 6 है मानसूनी पवनें। यद्यपि भारत व्यापारिक पवनों के प्रवाह क्षेत्र में आता है, जिसके कारण भारत की जलवायु मानसूनी पवनों द्वारा नियंत्रित होती है। इस प्रकार मौसम का आवर्तन मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। अब अगला कुछ और है, देखो ये विभिन्न स्थानों के औसत तापमान के आंकड़े दिए हुए हैं डिग्री सेल्सियस में। तो चलते हैं, ये स्थान दिया हुआ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 12 के 12 महीने दे दिए हैं। मुंबई में तापमान देखा है, जनवरी में 25 है और जगदलपुर का 20 है, शिमला का 5 है, दिल्ली में 14 हो गया। फरवरी में देख लो, मुंबई में 24 है, जगदलपुर 23 है, शिमला में 5 है और दिल्ली में 17 हो गया। मार्च में आ जाते हैं, मार्च में 26 है, मुंबई में, जगदलपुर में 27 है, शिमला में 10 है और दिल्ली में 23 है। अप्रैल में मुंबई में 28 है, जगदलपुर में 29 है और शिमला में 15 है, दिल्ली में 29 है। मई में मुंबई में 30 है, जगदलपुर में 31 है, शिमला में 18 है, दिल्ली में 34 हो गया। जून में मुंबई में 29 है, जगदलपुर 29, शिमला 20 और दिल्ली 34 हो गई। 34 यानी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगती है। जुलाई में मुंबई 27, जगदलपुर 25 और शिमला 18 और दिल्ली 31 हो गई। अगस्त में मुंबई 27 और जगदलपुर 25 और शिमला 18 और दिल्ली 31 हो गई। अगस्त में देख लो, 27 है मुंबई, 25 जगदलपुर, 18 शिमला है, 30 दिल्ली है। सितंबर में 27 है मुंबई और जगदलपुर 26 है और शिमला 16 है और 29 है दिल्ली। अक्टूबर में 28 मुंबई है, दिल्ली है, जगदलपुर में 25 है, शिमला में 10 है और दिल्ली में 26 है। ऐसे नवंबर में मुंबई 27 है, जगदलपुर 21 और शिमला 10 है और दिल्ली 20 हो गई। दिसंबर में 25 है मुंबई, जगदलपुर 19 है, शिमला 11 है और ये दिल्ली जो है वो 16 हो गई, मतलब दिल्ली की सर्दी चालू हो जाती है। चलिए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं जरा। पहले नंबर 1 पे है, दिल्ली में अत्यधिक ठंड व गर्मी के कौन से महीने हैं? तो मैंने दिखा दिया था आप लोगों को, दिसंबर और जनवरी व मई और जून। प्रश्न है सम जलवायु कहाँ है? तो मुंबई में है बच्चों सम जलवायु, क्योंकि यहाँ जल्दी जलवायु चेंज है, समुद्र का किनारा है। जगदलपुर में सबसे अधिक तापमान किस माह में है? तो सबसे अधिक तापमान किस में है? मई में है। अगला प्रश्न है जगदलपुर में साल का औसत तापमान कितना है? तो औसत निकालेंगे तो ये 25 डिग्री सेल्सियस आता है। उत्तर है इसका। प्रश्न है जगदलपुर और मुंबई के तापमान की तुलना कीजिए। तो उत्तर है ये जगदलपुर और मुंबई की अपेक्षा ज्यादा ठंडा है। प्रश्न है किस स्थान का औसत तापमान सबसे कम है? तो शिमला का औसत तापमान सबसे कम है, क्योंकि वहां अधिकतर ठंड पड़ती है। अब करते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सबसे पहले नंबर 1 आता है, निम्न में से कौन जलवायु को प्रभावित नहीं करता है?
तो ये है जलवायु विविधता। दूसरा है छत्तीसगढ़ में किस माह में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया जाता है, तो ये है मई के महीने में सबसे ज्यादा तापमान। नंबर 3 है भारत में मानसून का आगमन किस माह में होता है, तो ये है जून माह में होता है। नंबर 4 है सामान्यतः ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है या घटता है बच्चों, ये घटना चाहिए, ये घटता है आपका। नंबर 5 है संसार का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस देश में है बच्चों, तो ये भारत में है। जलवायु से आप क्या समझते हैं, मौसम व जलवायु किस प्रकार भिन्न है, तो उत्तर है बच्चों ये वायुमंडलीय दशाओं अर्थात किसी स्थान का तापमान, हवा का दाब, उसकी गति, आर्द्रता, बादल, वर्षा आदि का दीर्घकालीन अध्ययन जलवायु कहलाता है। मौसम व जलवायु में भिन्नता निम्न बिंदुओं में है, देखते हैं यह क्रमांक दिया हुआ है, ये मौसम दिया है और जलवायु और इनकी भिन्नता के लिए सबसे पहले नंबर 1 मौसम में क्या है, समय अल्पकालीन अर्थात क्षणभंगुर भी होता है। जलवायु क्या है, अधिक वर्षों का अर्थात दीर्घकालीन होता है। नंबर 2 है वायुमंडलीय यानी मौसम में वायुमंडलीय दशा में परिवर्तनशीलता शीघ्रता से परिलक्षित होती है और जलवायु में वायुमंडलीय दशाओं के लंबे समय के आंकड़ों का अध्ययन करने पर वृहद परिवर्तन कम होता है। नंबर 3 है मौसम के लिए मौसम का व्यवसाय पर असर नहीं के बराबर होता है और इधर जलवायु में जलवायु या कृषि उद्योग परिवहन आदि पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। मौसम और जलवायु के तत्वों के नाम लिखिए, तो उत्तर है ये इसके तत्व हैं ताप है, हवा की गति, दिशा, आर्द्रता, बादल और बादल के प्रकार। मौसम व जलवायु के तत्व, ये सारे जलवायु के तत्व हो गए। हम अपने आसपास के मौसम में किन कारणों से परिवर्तन देखते हैं, अनुभव के आधार पर लिखते हैं, तो उत्तर है ये हमारे आसपास वृक्षों के कारण ठंडक का अनुभव होता है। थोड़ी दूर पर स्थापित फैक्ट्री के कारण निकलने वाले धुएं से क्षोभ मंडल की निचली परत लाल दिखाई देती है और गर्मी का अनुभव भी अधिक होता है। अगला प्रश्न है दक्षिण पश्चिम मानसून से किन किन देशों में वर्षा होती है, तो उत्तर है भारत में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, फिलीपाइंस में, श्रीलंका एवं दक्षिणी चीन में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। तापमान और वर्षा जलवायु के प्रमुख तत्व हैं, ये आपको किस प्रकार प्रभावित करते हैं, तो ये उत्तर है तापमान और वर्षा निम्न प्रकार से हमें प्रभावित करते हैं। नंबर 1 मानव शरीर प्रभाव, मनुष्य की शारीरिक बनावट पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ठंडे प्रदेशों के लोग गौर वर्ण वाले तथा अधिक कार्य क्षमता वाले होते हैं, जबकि उष्ण कटिबंध के लोग काले तथा कम कार्य क्षमता वाले आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। नंबर 2 आहार पर प्रभाव, गर्म प्रदेशों के लोग शाकाहारी व सात्विक भोजन करते हैं, जबकि ठंडे प्रदेशों के लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं। नंबर 3 वेशभूषा, ताप व वर्षा वेशभूषा को भी प्रभावित करती है। ठंडे प्रदेश के लोग ऊनी वस्त्र पसंद करते हैं, जबकि गर्म प्रदेश के लोग सूती वस्त्र का उपयोग करते हैं। अधिक वृष्टि क्षेत्र में सूती रेशमी वस्त्र का उपयोग कम होता है। आर्थिक क्रियाकलाप, ताप तथा वर्षा का प्रभाव आर्थिक क्रियाकलापों पर भी पड़ता है। हमारा देश कृषि प्रधान है, कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अधिक वर्षा परिवहन को रोक देती है, व्यापार को ठप कर देती है। प्रश्न है आपके अनुसार कितनी मुख्य ऋतुएं हैं, इन ऋतुओं के दौरान होने वाली प्राकृतिक व मानवीय घटनाओं का वर्णन कीजिए, तो उत्तर है बच्चों देखो अध्ययन के लिए 3 ऋतुओं की जानकारी दी जाती है। नंबर 1 है ग्रीष्म ऋतु, भीषण गर्मी से तापमान अधिक व हवा का दबाव कम हो जाता है, कई भागों में लू चलने लगती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। नंबर 2 वर्षा ऋतु, ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है, समुद्र से वाष्प भरी हवाएं स्थल पर आकर वर्षा करती हैं, इससे कृषि कार्यों के लिए सहायता प्रदान प्राप्त होती है। नंबर 3 है शीत ऋतु, वर्षा के बाद शीत ऋतु का आगमन होता है, ताप घटने लगता है, हवा में ठंड की मात्रा बढ़ जाती है, शीतकालीन फसल चना गेहूं के लिए उपयुक्त है।
प्रश्न है मानसून के आगमन और वापसी से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है बच्चों ये मानसून के आगमन अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून जो जून से सितंबर तक के महीने में मानसून पवनें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से चलकर उत्तरी भारत की ओर आकृष्ट होती हैं। ये लगभग सारे उत्तर भारत में वर्षा लाती हैं। ये पवनें समुद्र तट के उच्च दाब वाले क्षेत्रों से भूमि पर स्थित निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती हैं और वर्षा लाती हैं। मानसून के वापसी अर्थात उत्तर पूर्वी मानसून जो अक्टूबर से अप्रैल तक के महीने में चलती हैं। ये पवनें अक्टूबर से अप्रैल तक भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र से समुद्र की ओर चलती हैं। जब ये पवनें बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होकर जाती हैं तो ये शुष्क पवनें पुनः आर्द्रता प्राप्त कर लेती हैं। तदुपरांत जब ये आर्द्र पवनें पूर्वी घाट से टकराती हैं तो तमिलनाडु में वर्षा होती है। इस प्रकार ये पवनें तटीय क्षेत्र में शीत ऋतु में वर्षा की परिस्थितियां उत्पन्न कर देती हैं, जिससे यहाँ पर्याप्त वर्षा होती है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न है हमारा यदि धरती समतल होती अर्थात पवन पर्वत पठार नहीं होते तो क्या होता? तो उत्तर है बच्चों जलवायु, कृषि और मानव जीवन संबंधी भिन्नताएं देखने को नहीं मिलती, सब एक जैसा दिखाई देता। क्या होता जब ये दिया साल भर गर्मी ऋतु होती तो उष्ण मरुस्थलीय का निर्माण होता, यानी कि गर्म वाले स्थानों पर मरुस्थल बन जाते। साल भर वर्षा होती तो भूमध्य रेखीय जलवायु बन जाती है। साल भर शरद ऋतु होती तो भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रदेश बन जाता। साल भर शीत ऋतु होती है तो शीत मरुस्थल बन जाते, यानी कि बर्फ ही बर्फ जमी रहती। अगला है ये बिलासपुर के औसत तापमान और वर्षा नीचे दिए गए हैं, ग्राफ में प्रदर्शित करना है। तो देखो मान दिया हुआ है यहाँ पे औसत ताप डिग्री सेंटीग्रेड में है और मिलीमीटर में वर्षा है। तो जनवरी में ताप 17 है और वर्षा 20 मिलीमीटर, फरवरी में 19 ताप है डिग्री सी और वर्षा 30 मिलीमीटर, मार्च में 23 डिग्री सी ताप 20 मिलीमीटर वर्षा, अप्रैल में 28 डिग्री सी ताप और 20 मिलीमीटर वर्षा, मई में 35 डिग्री सी ताप और 20 मिलीमीटर वर्षा, जून में 32 डिग्री सी ताप और 200 मिलीमीटर वर्षा, जुलाई में 25 डिग्री सी ताप और 370 मिलीमीटर वर्षा, अगस्त में 25 डिग्री सी ताप 380 मिलीमीटर वर्षा, सितंबर में 25 डिग्री सी और 200 मिलीमीटर वर्षा, अक्टूबर में 23 डिग्री सी 70 मिलीमीटर वर्षा, नवंबर में 19 डिग्री सी 10 मिलीमीटर वर्षा और दिसंबर में 17 डिग्री सी और वर्षा का नामो निशान नहीं, यानी 100 मिलीमीटर वर्षा। अब इसको ग्राफ में बच्चों देखो कैसे दर्शाया गया है। ये आपको ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया। सबसे पहले पैमाना ले लेते हैं, बिलासपुर के औसत तापमान एवं वर्षा का ग्राफ ले रहे हैं। तो देखिए ये 10 डिग्री सी तापमान जो है वो 1 सेंटीमीटर ग्राफ को दर्शा रहा है और 100 डिग्री मिलीमीटर वर्षा यानी कि 100 मिलीमीटर वर्षा वो 1 सेंटीमीटर ग्राफ को दर्शा रही है। तो ये इसमें दिखाया गया है। देखो यहाँ सबसे पहले इस तरफ जो है वो तापमान लिया गया है डिग्री सेंटीग्रेड में और इधर की तरफ क्या लिया गया है, माह लिए गए हैं। तो पहले जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसमें देखो ये वर्षा का ग्राफ दिया हुआ है, ये जो दिखाई दे रहा है ये वर्षा है बच्चों और ये जो है तापमान का ग्राफ है, ये ऊपर वाला तापमान है। तो दोनों के ग्राफ ही खींचे गए हैं तापमान और वर्षा के। तो ये पहले जनवरी में कितने कितने थे वो देख करके निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर का निशान लगाएगा पहले और यहाँ पर किसका आएगा, वर्षा का आ जाएगा। नीचे वर्षा है, ऊपर ताप का है। ऐसे फरवरी में यहाँ पर क्या है, वर्षा है और ऊपर ताप का ही निशान लगा हुआ है। मार्च में यहाँ पे वर्षा है और यहाँ ताप का निशान लगा हुआ है। अप्रैल में यहाँ पे वर्षा है और यहाँ पर तापमान। यहाँ मई में देखो यहाँ पर वर्षा है और यहाँ पे तापमान है और यहाँ पर जून आ गया। जून में यहाँ पर क्या है, ये आपका वर्षा है और यहाँ ऊपर तापमान है यहाँ पे। ऐसे जुलाई में देख लो, जुलाई में ये जो है पहले ये क्या हो गया, तापमान नीचे आ गया, वर्षा ऊपर चली गई। अगस्त में देखिए क्या है, ये जो है आपका नीचे तापमान आ गया, वर्षा ऊपर चली गई। देखो सितंबर में भी देखो ये जो है तापमान नीचे आ गया, वर्षा ऊपर चली गई है। ऐसे अक्टूबर में है, ये भी क्या हुआ है, यहाँ पर तापमान आ गया नीचे और वर्षा ऊपर चली गई है। तो तापमान ऊपर हो गया बच्चों, वर्षा नीचे आ गई है।
अब नवंबर में देखो ये वर्षा तापमान नीचे आ गया, वर्षा नीचे आ गई है, तापमान ऊपर चला गया। और दिसंबर में भी क्या है, ये वर्षा नीचे आ गई बहुत ज्यादा और तापमान बहुत ऊपर चला गया है। तो इस तरीके से ग्राफ को आपको खींच लेना है। इधर वर्षा मिलीमीटर लीटरों में है और इधर तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में है। दोनों चीजें आपको लेके चलनी है एक साथ और खींचना है। इसको वर्षा का अलग रखना है और तापमान का अलग रखना है। दोनों जो है आप एक ही ग्राफ में खींच सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से खींचना है आपको। इसी के साथ आपका लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोग और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा देंगे जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आदित्य प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।